मेरा नाम निक मिडिल्टन है। वैसे तो मैं रहने वाला इंग्लैंड का हूँ, पर मैं आया हूँ राभू। एक्चुअली में मुझे माउंट कैलाश जाना है और माउंट कैलाश में जाकर के कोरा करना है। जानते हो ये कोरा क्या होता है? जब बौद्ध धर्म के लोग अपने धर्म स्थल को चारों तरफ से परिक्रमा करते हैं तो इस परिक्रमा को हम कोरा कहते हैं। मुझे भी ये कोरा परफॉर्म करने का बड़ा ही इच्छा था। इसी उम्मीद से मैं पहुंच गया राभू। राभू में जिस महिला के घर में मैं रुका था उस महिला का नाम था लाम्हो। बहुत ही अच्छी महिला थी वो मुझे जब मैं वहां से जाता हूँ तो वो मुझे एक सुंदर सा भेड़ की खाल से बना हुआ एक लॉन्ग कोट देती है जो मेरे पूरे बाजू को कवर कर रही थी। अक्सर यहाँ के डोगबाज लोग यही पहनते हैं। ये डोगबाज होते हैं यहाँ पे जो भेड़ बकरियों को जंगलों में चराने के लिए ले जाते हैं ना, उन्हें डोगबाज बोला जाता है। हमारी भाषा में उसे गडेरिया बोलते हैं। राबू से मुझे चलना था चिंगतांग, तो रास्ते में मुझे एक दोस्त मिला जिसका नाम था डेनियल। हमें एक गाड़ी ढूंढनी थी जो हमें माउंट कैलाश की ओर ले चले। तो हमें ढूंढते ढूंढते एक ड्राइवर मिला जिसका नाम था सेतन। सेतन हमसे कहता है कि मैं आप लोगों को माउंट कैलाश एक शॉर्टकट रास्ते से ले जाऊंगा। हमने पूछा ये शॉर्टकट रास्ता ज्यादा खतरनाक तो नहीं? वो कहता है बस बर्फबारी ना होना चाहिए, फिर तो हम तुम्हें आराम से ले जाएंगे। हमें उस पर विश्वास आया और हम उसकी गाड़ी में बैठ गए और चल पड़े माउंट कैलाश की ओर। पहले तो हम खुले घास फूस वाले मैदान को पार करते हुए जा रहे थे। इस खुले मैदान में हमें काफी दूर दूर तक बहुत सारे हिरणों के झुंड दिखाई दिए। ये सारे हिरणों के झुंड हमें जाते हुए देख रहे थे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर हमें क्यांग दिखाई देता है। ये क्यांग तिब्बती लोग गधों को बोलते हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। वहां मुझे बहुत सारे भेड़ बकरियां चराने वाले लोग मिलते हैं जो अपने हाथ से हमें बाय बाय करके इशारा कर रहे थे। हमारी गाड़ी उनकी भेड़ बकरियों के झुंड से होकर के गुजर रही थी। फिर क्या, हमने देखा एक छोटे से पंडाल से एक भयानक कुत्ता निकलता है जिसका जबड़ा एकदम लायन की तरह था और दांत भी बड़े बड़े थे और उसके हेयर्स एकदम भालू की तरह, ये भयानक जानवर की तरह दिख रहा था। और वो हमारे पीछे एकदम बंदूक से निकली हुई गोली की तरह दौड़ पड़ा। हमने अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया और जैसे तैसे आगे निकले। वो हमें बहुत दूर तक पीछा किए पर हम आगे निकले। ये कुत्ते एक्चुअली में तिब्बतन मैस्टिफ के नाम से जाने जाते हैं, जिसे चाइनीज लोग अपने घरों में पाला करते हैं ताकि वो दूसरों से उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। प्राचीन समय में जब एशियन कंट्री से लोग अरब कंट्री में जाते थे सिल्क रोड से होते हुए व्यापार करने के लिए, तब वो लोग इन कुत्तों को पाला करते थे ताकि बीच रास्तों में इन्हें कोई डकैती मिल जाए तो वो उससे इनको प्रोटेक्ट कर सके। अभी इन कुत्तों को डोगबाज लोग यूज करते हैं जो भेड़ बकरियों को जंगल में चराने के लिए ले जाते हैं ताकि जंगल में भेड़ बकरियां सुरक्षित रहे। खैर हम तो इनसे बच निकले थे। हम आगे बढ़ते गए। अब रास्ता काफी पथरीला हो चुका था। सेतन चूंकि एक्सपीरियंस ड्राइवर था इसलिए यह बड़ी आसानी से ड्राइव करते हुए गाड़ी को आगे ले जा रहा था। हम जैसे ड्राइवर के लिए यहाँ राइडिंग करना पॉसिबल नहीं थी। हम आगे बढ़ते गए। अब हम काफी ऊंचाई तक पहुंच चुके थे और हवा का दबाव मेरे कानों पे साफ साफ महसूस हो रही थी। तभी हमें दिखाई दिया आगे का रास्ता पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। करीबन 15 मीटर की रास्ता बर्फ से ढकी हुई थी और यहाँ पे गाड़ी को ड्राइव करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। सेतन अपनी गाड़ी को रोक देता है। इस जगह पर हम लोग समुद्र तल से 5210 मीटर ऊपर में थे। सेतन गाड़ी से उतर जाता है और अपने बेलसे को निकालता है। फिर वो रास्ते पर पड़ी बर्फ को हटाता है और कुछ मिट्टी खोद करके गाड़ी के आगे रखता है और गाड़ी के पीछे भी डालता है। इस काम पर हम भी उन्हें मदद करते हैं और फिर वो गाड़ी को चलाने लगता है। एक्चुअली में हम लोग मिट्टी इसलिए रखे थे कि गाड़ी कहीं पीछे स्लिप न कर जाए। अगर स्लिप करे तो फिर हम लोग सीधे राबू पहुंच जाएंगे लुढ़कते। और फिर हम लोग आगे बढ़ते गए। चलो भाई ये रास्ता पार हो गया। अब हम पहुंच गए थे लासा। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे टेंट बने हुए थे। वहाँ पर बैठ करके हम लोग गर्म गर्म चाय पिए, साथ ही साथ नूडल्स भी खाए। इस लंबी चढ़ान में मेरा सर काफी दुखने लगी थी। अब चलो रुक गए थोड़ी देर के लिए तो मेरा सर थोड़ा हल्का भी हो गया। अब हमें आगे बढ़नी थी होर की ओर। अब हम सी लेवल से 5400 मीटर ऊपर पहुंच चुके थे और इतनी ऊंचाई में मेरा सर अब काफी ज्यादा दर्द देने लगा। अपने इस हेड पेन को कम करने के लिए मैं अपने बोतल के पानी को लगातार पी रहा था ताकि मैं थोड़ा बेटर महसूस कर सकूं। अब मैं एकदम टॉप में पहुंच चुका था और इसकी ऊंचाई थी 5515 मीटर। वहाँ पे मुझे बहुत सारे रंग बिरंगे झंडे नजर आ रहे थे। एक्चुअली में ये प्रेयर फ्लैग्स थे। जो भी यहाँ पे पूजा या आराधना करने के लिए आते हैं वो एक्चुअली में इस तरह का फ्लैग्स को लगा करके जाते हैं। ये उन्हीं के द्वारा लगाया गया फ्लैग्स है। सेतन अपनी गाड़ी के टायर को बार बार चेक कर रहा था। वो बराबर चेक करके ये देख रहा था कहीं गाड़ी का टायर पंचर तो नहीं ना हो गई हो।
और हमारा दोस्त डेनियल हमें यहीं तक छोड़ता है और एक ट्रक पकड़ करके वो वापस लासा चला जाता है। और जिसको मैं किताबों में पढ़ा था कि एक बहुत ही अच्छा धार्मिक प्लेस है, लेकिन जिस सिचुएशन को मैं देखता हूँ वहाँ पे जा करके मुझे बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदी थी। और एक धार्मिक जगह है जिसके बारे में मैं अक्सर पढ़ता था, लेकिन इस प्लेस को मैं वास्तव में देख करके बहुत ही हैरान होता हूँ, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी थी। और शहर मानसरोवर झील के किनारे पर थी और मानसरोवर हिंदू धर्म और बौद्धिक धर्म का एक धार्मिक प्लेस है। पर यहाँ पर आकर इतनी गंदगी को देख करके सच बताऊं बहुत ही बुरा लगा। अब हम यहाँ से आगे निकले। अब लगभग 10:30 हो रही थी। हम लोग समुद्र तल से लगभग 4760 मीटर ऊपर थे और मेरा सर अब दर्द के मारे फटा जा रहा था। मुझे बहुत ही ज्यादा सर्दी हो गई थी, मैं छींक रहा था। इतनी भयानक ठंड मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे सांस लेने में मुश्किल होने लगी। मेरा तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। फिर जैसे तैसे हम दार्जिन पहुंचे। दार्जिन में सेतर मुझे एक मेडिकल कॉलेज ले गया। यहाँ कॉलेज नया बना हुआ था जो बाहर से मठ की तरह दिखाई दे रहा था। यह तिब्बत लोगों का आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज थी। मैं वहाँ पे एक डॉक्टर से मिलता हूँ जो मोटे कपड़े और ऊनी टोपी पहने हुआ था। वो मुझे दवाई के 15 पॉकेट्स दिए जिसमें भूरे कलर का पाउडर रखा हुआ था। उसे मुझे गर्म पानी में घोल करके पीना था, जिसका स्वाद दालचीनी की तरह लग रही थी। सेतर मुझे यहाँ छोड़ करके चला जाता है। अब मैं बिल्कुल अकेला ही हो गया था। वैसे भी मुझे ये पूरा अकेला ही करना था, लेकिन मैं बिगड़ते हुए तबीयत को देख करके मैं डरा हुआ था, क्या मैं अकेले कोरा कर पाऊंगा। उस रात में आग के सामने बैठा रहा। फिर अगले दिन दोपहर को मैं दार्जिलिंग के एकमात्र कैफे में जाता हूँ ताकि मैं वहाँ पे जाकर के गर्म चाय पी सकूं। मैं एक कुर्सी में बैठकर बस कॉफी पी ही रहा था। अचानक से मेरे सामने एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था नॉर्बू। फिर हमने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया। बड़ी हैरानी की बात है, वो मुझसे अंग्रेजी में बात कर रहा था। मुझे बड़ा खुशी हुई, चलो एक व्यक्ति ऐसा तो मिला जो मेरी भाषा को समझ सके और बोल सके। नॉर्बू बीजिंग शहर की चाइनीज एकेडमी में सोशल साइंस के टीचर थे और वो भी कोरा करने के लिए ही आए थे और वो भी बिल्कुल नए थे। नॉर्बू कई वर्षों से इस बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल को रिसर्च कर रहे थे। जब नॉर्बू से मुझे पता चलता है कि वो भी कोरा करने के लिए आया है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि अब मेरा एक साथी मिल चुका था। वो मुझसे बताता है कि वो बहुत ही मोटा है और हमारे साथ बहुत सामान है, तो इतने सामानों को हम एक साथ लेकर के इतने ऊंचे पहाड़ को नहीं चढ़ सकते। फिर वो मुझे सलाह देता है कि हमें याक का सहारा लेना चाहिए और हम एक याक को हायर करते हैं। फिर रुकते हुए और ठहरते हुए हम लोग माउंट कैलाश पहुंचते हैं और इस तरह से मैं माउंट कैलाश में आकर के कोरा कर लेता हूँ। सच बताऊं कि यात्रा बड़ा ही रोमांचक था।